नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सामान्य क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी? 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को 1984 को हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसमें हुई थी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें मुख्यतः गैस का रिसाव हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये मिथाइल आइसोसाइनाइड माइक नाम के अत्यंत विषैली गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिसमें बहुत सारे हजारों लोगों की जान चली गई थी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट है? रामसर साइट कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 5 रामसर साइट मध्य प्रदेश में है। यानी कि ये आर्द्रभूमि स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनमें भोज वेटलैंड, भोपाल, सिरपुर लेक, इंदौर, यशवंत सागर इंदौर, सांख्य सागर शिवपुरी और तवा जलाशय नर्मदा शामिल है। यानी कि 5 जो राष्ट्रीय रामसर साइट है। एक इसमें भोज वेलेंटेड जो कि 2002 में इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। सांख्य सागर ये 2022 में घोषित माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। और सिरपुर झील ये भी 2022 में इसे घोषित किया गया था, जो कि इंदौर में है। यशवंतपुर सागर इसे भी 2022 में घोषित किया गया था। ये भी कहाँ पर है? ये भी इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? आदिवासियों के द्वारा जंगल सत्याग्रह कब किया गया था? तो ये जंगल सत्याग्रह कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी, 1930 में सत्याग्रह किया गया था। आदिवासियों ने जो जंगल सत्याग्रह किया था वो कब किया था? तो 1930 में अंग्रेज़ों हुकूमत के कठोर कानून, वन कानूनों के विरोध में किया था, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गंजन सिंह के द्वारा किया गया था। गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में ये आंदोलन अक्टूबर 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भोपाल के नज़दीक है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे भीमबेटका को शामिल किया गया है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल है, इसमें इसको भीमबेटका को शामिल किया गया है। इसमें मंदसौर चतुर्भुज नाला है। इसके अलावा आदमगढ़, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, रायगढ़, सिंघनपुर और सागर आपचंद में भी प्राचीन शैलचित्रों के प्रमुख स्थल है। भीमबेटका में जो कि भीमबेटका है सबसे प्रमुख स्थल है, जहाँ 500 से लगाकर 10,000 वर्ष पुराने, यानी 500 से अधिक वहाँ पर गुफाएं हैं और 10,000 वर्ष पुराने चित्र बने हैं। कितने पुराने चित्र हैं? 10,000 वर्ष पुराने वहाँ पर चित्र बने हैं। इसने इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा पर।
किस नदी पर बना है इंदिरा सागर बांध? तो नर्मदा नदी पर बना है। और कहाँ पर बना है? तो ये खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा नदी पर बना है। यह जल भंडारण क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह जल भंडारण की के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है और 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बांध पुनासा के पास नर्मदा नगर में बना है। आधारशिला, तो इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 23 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। इसकी विशेषता है 1000 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। देखेंगे रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो जो रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, काकनाद बोट। तो जो सांची का एक ऐतिहासिक काकनाद या काकनावा या काकनाद बोटा था, यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों और पत्थरों की प्राचीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है, जिसे महास्तूप भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। जो सांची है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये किस पर्वत पे है? तो ये श्री पर्वत, यानी 7वीं शताब्दी के आसपास यह नाम भी प्रचलित था। देखेंगे माधव नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? माधव नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 355 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है यह? तो 355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कब मिला था इसे? तो 1958 में। स्थान कौन सा है? शिवपुरी, मध्य प्रदेश। और इसकी विशेषता क्या है? तो यह पहले ग्वालियर के महाराजाओं का शिकारगाह था। बाघ अभ्यारण्य, तो बाघ अभ्यारण्य कब किया गया? तो इसमें बाघ अभ्यारण्य मार्च 2025 में इसे बाघ अभ्यारण्य 58 घोषित किया गया। कब किया गया घोषित इसे? तो 2025, यानी मार्च 2025 में 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है? मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां, मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46, यानी कि मान्यता के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति आबादी 1.53 करोड़ से अधिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। कितने प्रतिशत है? 21.1% है। इसमें प्रमुख जनजातियों में भील, गोंड, कोरकू, बेगा, सहरिया, कोल और भारिया शामिल हैं। सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश में जो निवास करती है वो है भील। जो जनजाति है वो सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील।
मध्य प्रदेश की जो सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है वो है भील। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 39% हिस्सा इसके बाद प्रतिशत हिस्सा है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो जाति आती है वो आती है गोंड। उसके बाद में जो सबसे बड़ी जनजाति है भील के रूप में, जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश के ज़िलों में निवास करती है, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी में ये जाति निवास करती है। इसकी जो जनसंख्या में हिस्सेदारी है कुल 37.39%। कितनी है? 37.39% जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? धरतीपुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगा जनजाति को धरतीपुत्र कहा जाता है, यानी अर्थ सन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में निवास करने वाली यह जनजाति मुख्य रूप से इसलिए यह उपाधि पाती है क्योंकि वे स्वयं को धरतीपुत्र का पुत्र मानते हैं और अपनी खेती, यानी कि अपनी जो बेवर खेती के लिए कभी हल नहीं चलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हल चलाना धरती माता की छाती को खरोंचना है। हल का इनका प्रमुख जो विशेषता है वो है ये हल का परित्याग। इन्होंने ये समुदाय ज़मीन पर कभी हल नहीं चलाता है। खेती की परंपरा ये जंगलों के एक हिस्से को साफ कर राख में बीज बोते हैं, जिसे बेवर खेती कहते हैं। वेद गुनिया, इन्हें जंगलों और औषधीय पौधों का गहरा ज्ञान होता है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? जो चंड प्रघोत थे वो किस गणराज्य के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो अवंती के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अवंती के, यानी कि अवंती यानी उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे। और इन्होंने प्रघोत वंश की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 6ठी शताब्दी में प्रघोत वंश की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार के समकालीन एक शक्तिशाली शासक थे जो अवंती की राजधानी उज्जैन में शासन करते थे, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। इनका राज्य कहाँ पर था? तो वर्तमान में जो मालवा क्षेत्र है वो इनका राज्य था। इनकी विशेषता, उन्होंने प्रघोत वंश की स्थापना की जिसने लगभग 138 वर्ष तक शासन किया। जो समकालीन इनके राजा थे वो थे गौतम बुद्ध और मगध के राजा बिंबिसार, इनके समकालीन राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास किसके शासनकाल में थे? जो कालिदास थे वो किनके शासनकाल में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके दरबार में दरबारी कवि थे। वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नवरत्नों में एक थे। उन्हें संस्कृत भाषा का सबसे महान कवि माना जाता है और नाटककार भी माना जाता है। प्रश्न है, राजा भोज ने शासन किया। तो राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया? तो राजा भोज का जो शासनकाल था वो उन्होंने धार पर अपना शासन किया। इन्हें राजा भोज शासनकाल लगभग 1010 से लगाकर 1055 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। परमार वंश के एक महान प्रतापी और विद्वान राजपूत राजा थे जिन्होंने धारा नगरी, यानी कि वर्तमान में जो धार है, धारा नगरी आधुनिक धार मध्य प्रदेश को राजधानी बनाकर मालवा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। किस क्षेत्र पर शासन किया था इन्होंने? तो मालवा के क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। वे एक विद्या प्रेमी, जल विज्ञानी और कला संस्कृति के संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध थे, जिन्होंने धार में भोजशाला और प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का जो मकबरा है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। एक ऐतिहासिक और सुंदर वास्तुकला का उदाहरण है। यह महान संगीतकार तानसेन की अंतिम विश्राम स्थली है जो अकबर के नवरत्नों में
9 रत्नों में से एक थे। यह मकबरा उनके गुरु सूफी संत मोहम्मद गौस के मकबरे के पास स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश यानी हजीरा क्षेत्र में ये स्थित है। प्रश्न देखेंगे, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? यानी किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 को कब हुआ? 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर हुआ था। एक क्रूर ब्रिटिश था। मकर संक्रांति पर शांतिपूर्ण सभा पर कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों पर कर्नल फिशर ने निहत्थे गोली चलवाई, जिसमें 21 लोग शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? तो उर्मिल नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। इस दिन मध्य भारत, विंध्य भारत, भोपाल राज्य और महाकौशल के हिस्सों को मिलाकर एक नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। पहले इसमें जो मध्य भारत था वो अलग था, मध्य भारत अलग था, विंध्य प्रदेश अलग था, भोपाल राज्य अलग था, महाकौशल, ये सभी अलग अलग हिस्से थे और इसको 1 नवंबर 1956 को सभी को मिलाकर इसको एक राज्य बनाया गया, जिसे नाम दिया गया मध्य प्रदेश। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और इसकी राजधानी के रूप में भोपाल को चुना गया। भोपाल को जब चुना गया तो वो सीहोर जिले की एक तहसील मात्र थी। जो भोपाल को राजधानी के रूप में चुना गया वो सीहोर जिले की एक तहसील थी, ना कि कोई जिला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? यानी मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो तब मध्य प्रदेश में कितने जिले वापस बचे थे, मतलब कितने बचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 जिले। यानी 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे। उस समय छत्तीसगढ़ को 16 जिले चले गए थे, जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले थे। वर्तमान में समय में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं और जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तब 61 ज़िले थे और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब मध्य प्रदेश में 45 ज़िले बचे थे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ। तो झाबुआ जिला एक ऐसा जिला है कि दो राज्यों की सीमाओं को छूता है। एक तो है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। दोनों राज्यों से सटा हुआ जिला है, यह है झाबुआ जिला। इन्हें गुजरात के बड़ौदा यानी पंचमहल तथा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से इसकी सीमा साझा करता है। अन्य सीमावर्ती जिले हैं जिसे झाबुआ के अलावा अलीराजपुर जिला भी गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ जो कि 1352 मीटर ऊंची यानी कि 4429 फीट ऊंची है। यह चोटी नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो अपनी सूर्यास्त दृश्यों के लिए जाना जाता है और इसकी जो
लगभग ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1352 मीटर। कितनी है, 1352 मीटर। अब जो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, तो सतपुड़ा महादेव पहाड़ियों की रेंज में है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। कौन सा स्थान मालवा का कश्मीर कहा जाता है। कौन सा स्थान है जो कि मालवा का कश्मीर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहगढ़। ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ को उसके प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों, झीलों और हरियालियों के कारण मालवा का कश्मीर कहा जाता है, यानी मिनी कश्मीर ऑफ मालवा। यह शहर अपने ऐतिहासिक किले, चिड़ी खो, झील और वन्य अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। ने चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है, यानी कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो जो चंबल नदी है वो इंदौर जिले से निकलती है, यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास में जाना पाव की पहाड़ियाँ से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है चंबल नदी, तो यमुना नदी में मिल जाती है। और कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव की पहाड़ियों यानी कि इंदौर जिले से निकलती है। इसकी लगभग समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 483 मीटर है। और इसका नाम और क्या है, तो और इसका नाम है चर्मवती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर है जैसे कि इंदिरा सागर जो कि नर्मदा नदी पर बना है, ओमकारेश्वर ये भी नर्मदा नदी पर बना है, और बरगी डैम ये भी नर्मदा नदी पर बना है। तो कौन सा नहीं बना है, तो बाण सागर जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं बना है। जैसे इसमें से इंदिरा सागर हो गया और ओमकारेश्वर हो गया, बरगी डैम हो गया, ये सभी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण सागर। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है, तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1077 किलोमीटर, जो कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई है। और कुल लंबाई नर्मदा नदी की कितनी है, तो 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये अनूपपुर ज़िले से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक से ये निकलती है। और ये कौन सी दिशा में बहती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। यानी कि जो मुख्य रूप से जो काली मिट्टी है उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी के लावा के टूटने फूटने से निर्मित यह मिट्टी विशेषकर दक्कन ट्रैप में अत्यधिक उपजाऊ, नमी धारण करने वाली और महीन चिकनी मिट्टी होती है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है इसे ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की घोषणा के लिए न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कितनी जनसंख्या होना चाहिए जहाँ पर ग्राम पंचायत की घोषणा हो सके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 जनसंख्या होना आवश्यक है जहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई जा सके। यानी कि
न्यूनतम आबादी 1000 होना चाहिए। सदस्य संख्या जो कि आबादी तक 9 सदस्य होते हैं और इसे अधिक आबादी होने पर 20 भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। तो तुर्रा कलंगी जो लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ से। किससे प्रसिद्ध है ये। तो निमाड़ के लोकनाट्य क्षेत्र से लोकनाट्य प्रसिद्ध है, निमाड़ क्षेत्र से प्रसिद्ध है। और इसका जो मूल स्थान है मेवाड़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान है। तो शुरुआत हुई थी तो संत पीर शाह अली कलंगी और तुकनगीर यानी तुर्रा इसके जो इसकी शुरुआत करने वाले थे। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसे किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसे स्थापित किया गया 1930। इसे 1930 में स्थापित किया गया। बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये गुफाएं विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों पर और बाघिनी नदी के किनारे बनी हुई या बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं का समूह है जो अपनी अद्भुत भित्ति चित्रों के लिए यानी मूर्तियों के लिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो वो लगा 3 बार। कब कब लगा। तो 1977, 1980 और 1992 और 93 में लागू हुआ। यानी कि राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में 3 बार हुआ, जो कि पहला 30 अप्रैल 1977 से 23 यानी 25 जून 1977 तक। दूसरी बार 1980 यानी 17 या 18 फरवरी से 1980 से 8 या 9 जून 1980 तक। और तीसरी बार जब लगा तो 1992 और 93 यानी 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ जुड़ी है। 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। इत्रदार महल कहाँ स्थित है। इत्रदार महल कहाँ स्थित है। तो इत्रदार महल रायसेन दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। रायसेन स्थित है। तो इत्रदार महल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक स्थित ऐतिहासिक प्राचीन संरचना है। यह प्रसिद्ध रायसेन दुर्ग यानी किले के भीतर स्थित प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी यानी 16वीं सदी में राजा राजवसंती द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व और अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी स्थित है। तो नाट्य कला अकादमी कहाँ पर है। तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नाट्य अकादमी जो है वो ग्वालियर में स्थित है।
प्रश्न है, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में किया जाता है। संस्कृति विभाग द्वारा रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। ने खरमोर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो खरमोर पक्षी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सेलाना रतलाम। ने खरमोर लेज़र फ्लोरिकन पक्षी के लिए मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सेलाना खरमोर अभ्यारण्य जो कि रतलाम और सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य धार प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य विशेष रूप से वर्षा ऋतु में घास के मैदानों में आने वाले इस दुर्लभ पक्षी के प्रजनन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ने कहाँ है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो यह है होशंगाबाद में, यानी सिक्योरिटी SPM जो कि नर्मदापुरम पूर्व में जो होशंगाबाद था मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख इकाई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। यह मिल देश में करेंसी नोटों, बैंक नोटों और गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा कागजात का उत्पादन करती है। इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 1968। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह स्टेशन देश के प्रमुख रेल मार्गों जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है और यहाँ से प्रतिदिन 300 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। भोपाल की विशाल झील किस राजा के द्वारा बनवाई गई थी? तो किस राजा के द्वारा भोपाल की विशाल झील बनवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज के द्वारा। यानी कि भोपाल की जो विशाल झील यानी भोजताल या बड़ा तालाब है कहा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में धार के परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। उन्हें कोलांस नदी पर मिट्टी का एक विशाल बांध बनवाकर इस झील का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य उनकी त्वचा की बीमारी को ठीक करना और शहर को जल आपूर्ति करना था। अब इसका निर्माण कब करवाया इन्होंने? तो 1005 से 1055 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूधराज। कौन सा है? दूधराज। तो जिसे स्थानीय भाषा में दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1985 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1985 में। पन्ना जिले की हीरा खदानें किस भूवैज्ञानिक श्रृंखला से संबंधित है? जो पन्ना जिले की जो किस श्रृंखला से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना जिले की प्रसिद्ध हीरे की खदानें मुख्य रूप से विंध्य सुपर ग्रुप या विंध्य श्रृंखला की चट्टानों से प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सौसर श्रृंखला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जो कि इसका क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में जो भारत में सबसे बड़ा दूसरा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 308252 वर्ग किलोमीटर। 308252 वर्ग किलोमीटर, जो इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। यह क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.38% हिस्सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो यह है
मलखम। कौन सा है? मलखम। मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2013 को 10 अप्रैल 2013 को पारंपरिक मलखम को राज्य खेल घोषित किया था। इस खेल में खिलाड़ी लकड़ी के खंभे या रस्सी पर योग और जिम्नास्टिक के अद्भुत करतब दिखाते हैं। मलखम अकादमी उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और सांस्कृतिक महत्व के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसे प्राचीन काल में वैतवती भी कहा जाता था। इसने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 को राज्य के गठन के बाद पदभार इन्होंने संभाला था। 21 दिसंबर 1956 तक इस पद पर रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रविशंकर शुक्ल का कार्यकाल केवल 2 महीने का रहा, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो भगोरिया हाट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ से। भगोरिया हाट का संबंध झाबुआ से है। जैसे मध्य प्रदेश में विशेषकर झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी जिलों में भी इसे मनाया जाता है। भील और भिलाला आदिवासी समुदाय का यह पारंपरिक हाट माना जाता है। यह होली के 7 दिन पहले मनाया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है, जो कृषि फसल के कटने की खुशी में आयोजित किया जाता है और एक विवाह हाट के रूप में भी इसे जाना जाता है। मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? यानी मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? तो वो होता है पन्ना जिले में। कहाँ पर होता है? पन्ना जिले में, जिसे भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा उत्पादक जिला माना जाता है। पन्ना के मझगवा क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यंत्रीकृत खदान का संचालन करता है, जबकि स्थानीय लोग पन्ना और छतरपुर बक्सवाहा के क्षेत्रों में उथली खदानों से हीरा निकालते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश को भारत का मुख्य टाइगर स्टेट कहा गया, क्योंकि 2022 की गणना के अनुसार यहाँ सबसे अधिक 785 बाघ हैं। हालांकि दिसंबर 2025 में रतन महल और जम्बू घोड़ा वन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति के बाद गुजरात को भी टाइगर स्टेट का दर्जा वापस मिल गया है, जिससे वह शेर, तेंदुआ और बाघ का एकमात्र राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। यानी कि निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला खरगोन राज्य के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक है। यह कपास के रेशे की गुणवत्ता और नए शोध पर काम किया जाता है। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो यह है होशंगाबाद। कहाँ पर है? होशंगाबाद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक थे, जिन्हें गांधीवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो हिंडोला महल मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मांडू में। हिंडोला महल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू यानी मांडव में स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में निर्मित एक प्रमुख शाही इमारत है, जो अपनी 77 डिग्री झुकी हुई दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे झूलता हुआ महल भी कहा जाता है।
प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम बोई जाती है? तो अफीम कौन से ज़िले में बोई जाती है? तो अफीम मंदसौर ज़िले में बोई जाती है। यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में अफीम की खेती की जाती है। मंदसौर ज़िले का प्राचीन नाम दसपुर था। मंदसौर को मंदोदरी यानी रावण की पत्नी के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। हिंगलगढ़ का किला यहाँ स्थित है। मंदसौर में भारत का एकमात्र भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो कि शिवना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में किस ज़िले में स्थित है? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का एक प्रसिद्ध समूह है जो अपनी नागर शैली की वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। तो कंदरिया महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? तो खजुराहो में स्थित है।